नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु राज है और मैं स्वागत करता हूं आप लोग सभी का अपने चैनल एडुवर्स बीपीएससी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मराठा साम्राज्य के गौरवशाली इतिहास के बारे में, जिसने 17वीं से 19वीं शताब्दी तक भारतीय उपमहाद्वीप में स्वराज और शौर्य की मिसाल कायम की है। इस साम्राज्य की नींव महान योद्धा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1674 में रखी थी। उन्होंने मराठों का के लिए और मराठा पूरे साम्राज्य के लिए 8 मंत्रियों की परिषद यानी कि अष्ट प्रधान की कुशल प्रशासन की व्यवस्था की। और दोस्तों, मराठों की घुड़सवार सेना अजेय थी। पेशवाओं के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य महाराष्ट्र से गुजरात, मालवा और दक्षिण भारत तक फैला था। मराठों ने कुशल राजस्व प्रणाली और स्थानीय शासन को बढ़ावा दिया और मराठी भाषा और संस्कृति को प्रोत्साहन दिया। साथ ही धार्मिक सहिष्णुता और हिंदू परंपराओं का संरक्षण उन्होंने किया है। हालांकि तृतीय पानीपत युद्ध 1761 के बाद कमजोरी के बावजूद मराठों ने विदेशी आक्रमणों के खिलाफ प्रतिरोध और आधुनिक भारतीय राज्यों की नींव में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं आज का ये बहुत ही बेहद ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर, जो आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं, प्रश्न के माध्यम से ही देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, कि शिवाजी के जीवन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिवाजी का जन्म शिवनेरी किले में हुआ था। अफजल खान की हत्या प्रतापगढ़ के पास की गई थी। पुरंदर संधि 1665 में जय सिंह प्रथम के साथ हुई थी। शिवाजी ने 1774 में रायगढ़ में राज्याभिषेक करवाया था। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको सभी सही हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि शिवाजी ने अपनी नौसेना की स्थापना की थी। अंग्रेजों ने शिवाजी को हिंद स्वराज का जनक कहा है। उन्होंने सूरत पर 2 बार आक्रमण किया था और शिवाजी और औरंगजेब कभी भेंट नहीं हुई। तो दोस्तों, यहाँ पे जो ऑप्शन आपका है वो 1, 2, 3 है। दोस्तों, इन दोनों की भेंट हुई थी, शिवाजी और औरंगजेब की। ये बेसिकली इवेंट ये हुआ था कि ये शिवाजी गए थे उनसे मिलने के लिए और पुरंदर की संधि के बाद, और मिलने गए थे तो धोखे से आगरा में औरंगजेब ने शिवाजी को कैद करवा लिया। हालांकि वो वहाँ से भाग निकले थे। तो एक बार मुलाकात हुई थी और प्रॉपर इनको शिवाजी को इज्जत उस दरबार में नहीं मिला था। शिवाजी ने औरंगजेब की कैद से आगरा से भागने के लिए योजना स्वयं बनाई थी। शिवाजी ने मराठा राज्य के लिए अष्टप्रधान परिषद का गठन किया था और शिवाजी की मृत्यु 1680 में हुई और राज व्यवहार कोष की रचना की। दोस्तों, 3 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आपको 1, 2, 3 सही है। 1, 2, 3। ये वाला क्वेश्चन गलत है दोस्तों। शिवाजी के राजा जय सिंह ने पकड़ा था। शिवाजी ने चौथ और सरदेशमुखी कर लागू किए थे और भाषा नीति फारसी आधारित थी और शिवाजी को हिंदू पद पातशाही का संरक्षक माना जाता है। तो दोस्तों, इसका क्वेश्चन 2 और 4 बाकी गलत है। शिवाजी ने पुर्तगालियों से युद्ध किया था। जय भवानी जय शिवाजी उनका उद्घोष था। उन्होंने कभी मुगलों को कर नहीं दिया। दोस्तों, इसका जो आंसर हो केवल 1, 2, 4, 1, 2 और 4 क्षेत्रीय जागीरदारी को समाप्त कर दिया था। शिवाजी का जो प्रशासन है, अष्टप्रधान को पूर्ण स्वतंत्रता थी। पेशवा केवल वित्तीय मामलों को देखता था। सेनाओं को सर ए नौबत कहा जाता था।
दोस्तों सरे नौबत जो है वो पैदल सेना को कहा जाता था, पैदल सेना को, ये आपको याद रखना है। शिवाजी ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई है। दोस्तों यहाँ पे जो 3 और 4 आपको सही हैं, 3 और 4 बाकी गलत हैं। और पेशवा जो थे वो वित्तीय कार्य से बढ़कर उनके पास मतलब कार्य और उनका कार्य क्षेत्र था, और अष्टप्रधान स्वतंत्र नहीं था। शिवाजी ने चिटनीस और मुंशी जैसे पद सृजित किए थे। चिपलून, कोल्हापुर और मालवन में शिवाजी की नौसैनिक छावनियां थीं। शिवाजी के राज्य में भूमि माप का कार्य महालदार करता था, और शिवाजी ने भू राजस्व व्यवस्था को वतनदारी से हटाकर, ये वेतनदारी से हटाकर केंद्रीकृत किया था। तो दोस्तों इसका जो आंसर है कि सभी सही हैं, यहाँ पे सभी सही हैं। शिवाजी का जो दोस्तों यहाँ पे मैं रुक के आपको बताना चाहूँगा कि शिवाजी का जो प्रशासन है उसके अंतर्गत जो मतलब पहले राजा होता था, फिर उसके बाद अष्टप्रधान और 8 मंत्री होते थे। आप आज की कैबिनेट मान सकते हैं इनको, और यही 8 मंत्री जो होते थे वही देखते थे। इन अष्टप्रधान में कौन कौन होते थे इसको आपको देखने की आवश्यकता है। सबसे पहला जो आपको दिखता है न्यायाधीश। न्यायाधीश जो दीवानी और फौजदारी दोनों मामले न्यायाधीश देखते थे। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है पेशवा। पेशवा संपूर्ण राज्य का कार्यभार इन्हीं के हाथों था। थर्ड नंबर जो इनका ये है अमात्य मजूमदार। अमात्य या मजूमदार आप ये आय व्यय को देखने वाले थे, आय व्यय को देखने वाले थे। 4 नंबर जो आपको वाकिया नविस दोस्तों आप देखते हैं कि जो दैनिक कार्यों को जो लिखता था, वाकिया नविस राजा के दैनिक कार्यों को, वो है। 5वां जो था कि राजा ने आज ये फैसला लिया, कैबिनेट के ये फैसले हुए, इस तरीके के। फिर आते हैं हम लोग शुरू नविश। ये राजा के जो पत्र होते थे उनकी भाषा और शैली देखता था दोस्तों। फिर हम देखते हैं 6 नंबर में सर-ए-नौबत में हम देखते हैं दोस्तों कि ये सेना से रिलेटेड है। सेना की भर्ती, सेना संगठन, शिक्षा और रसद की व्यवस्था इनके नाम पे होती थी, इनके द्वारा होती थी। फिर दोस्तों देखते हैं हम लोग पंडित राव का काम जो था वो विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए जो अनुदान दिए जाते थे, विद्वान प्लस धर्म के लिए जो दान था उसका काम ये देखते थे। फिर देखते हैं दोस्तों हम लोग सुमंत या दबीर। दोस्तों सुमंत और या दबीर जो है वो विदेश मंत्री थे, एक तरीके से एस जयशंकर थे। ये युद्ध या संधि, विदेश, इस पे इनका ध्यान होता था दोस्तों। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट ये थे, आपको ध्यान रखना है दोस्तों इसको। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन है, शिवाजी के प्रशासन में मुस्लिम अफसरों को भी रखा गया था। न्याय व्यवस्था 2 स्तरों पर आधारित थी, ग्राम और प्रांत। उन्होंने नक्शों के आधार पर राजस्व आकलन करवाया था, और अष्टप्रधान के सभी सदस्य युद्ध में भाग लेते थे।
तो दोस्तों ये आपको याद रखना है कि इसका केवल 1 2 4 होगा, 3 नहीं होगा। 1 2 4 होगा, 3 नहीं होगा। नौ नंबर देखिए, अष्टप्रधान परिषद में न्यायाधीश को न्यायाधीश कहा जाता था। शिवाजी ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए राजा की जासूसी व्यवस्था लागू की थी। चिटनीस का कार्य आंतरिक लेखा होता था और शिवाजी ने दक्षिण भारत में भी किले बनवाए थे। तो दोस्तों सभी कथन यहाँ पे सही आपको हैं। 10 नंबर देखिए, अष्टप्रधान परिषद के सदस्य उत्तरदायी नहीं थे। शिवाजी के राज्य में फारसी भाषा का उपयोग प्रशासन में होता था और अष्टप्रधान का गठन केवल वैचारिक था और शिवाजी ने भूमि मापन के लिए बीजापुर पूरी प्रणाली अपनाई थी। तो दोस्तों जो आपका इसको ए सही है, 2 और 4। फारसी भाषा का उपयोग प्रशासन में होता था और भूमि मापन के लिए बीजापुर प्रणाली, वैचारिक नहीं था, ये पूरा कार्यभार देखते थे और उत्तरदायी ये राजा के प्रति थे। शिवाजी की सेना में नगद वेतन का प्रचलन था। पैदल सैनिकों की अपेक्षा घुड़सवारों को अधिक महत्व था। शिवाजी को सेना में जातीय भेद के आधार पर भिन्न टुकड़ियां थीं और नौसेना में मालवन प्रमुख अड्डा था। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे कि 11 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आपको ए ऑप्शन सही है, 1 2 और 4। शिवाजी के चौथ मुगलों से वसूल की जाती थी और सरदेश मुखी कुल आय का 5% हिस्सा होता था। मालगुजारी की दर भूमि की उपज के आधार पर तय होती थी। लगान नगद में लिया जाता था। तो दोस्तों यहाँ पे सभी सही हैं, ये ध्यान रखना है। जो चौथ था वो मुगलों से वसूली के रूप में लिया जाता। कुल आय का 5% हिस्सा सरदेश मुखी था। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, दोस्तों चौथ केवल मराठा नियंत्रण वाले क्षेत्रों में लिया जाता था। सरदेश मुखी पवित्र उद्देश्य हेतु था और कृषि सुधारों में शिवाजी ने भूमि माप प्रणाली लागू की थी और चौथ 1/4 भाग होता था। तो दोस्तों यहाँ पे हम 13 में देखेंगे कि केवल 1 3 4, 1 3 और 4। फिर देखते हैं दोस्तों हम लोग, मालगुजार अधिकारी लगान वसूलता था। शिवाजी ने लगान में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त कर दिया। लगान प्रणाली रैयतवाड़ी के आधार पर थी और शिवाजी ने भूमि सुधार हेतु किसान परिषद बनाई थी। तो ये इसका दोस्तों केवल 1 और 2 सही है, बाकी आपको यहाँ पे गलत प्रश्न है, गलत ऑप्शन है। हाँ, मराठा साम्राज्य में चौथ जबरन वसूली जैसा था। भूमि पर निर्धारण उपज के अनुमान पर किया जाता था। शिवाजी लगान के स्थिर और न्यायपूर्ण मानते थे। सरदेश मुखी केवल दक्कन क्षेत्र में लिया जाता था। तो दोस्तों 15 का जो ऑप्शन है वो आपको 1 2 3 देखने को मिलता है, 3 सही है। दोस्तों संभाजी का राज्याभिषेक 18, ये संभाजी के बारे में है जिन पे आधारित मूवी आई थी छावा, ये उन्हीं के बारे में है। इनका 1681 ईस्वी में हुआ था। संभाजी को मुगलों ने तुलापुर में बंदी बनाया था। संभाजी विद्वान और कवि भी थे और उन्होंने मुगलों के विरुद्ध विद्रोही सरदारों का साथ दिया था। और एक और इन्होंने अकबर जो औरंगज़ेब का बेटा था उनको ये शरण दिए थे। ये बात मूवी में भी दिखाया गया, बहुत ही अच्छी मूवी है, कभी मौका मिले तो जाके ज़रूर देखिएगा। सभी सही हैं यहाँ पे। 17 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पे आपको, संभाजी ने पुर्तगालियों से युद्ध किया था। संभाजी की नीति दक्षिण के विजय पर केंद्रित थी। उन्होंने औरंगज़ेब ने क्षमा कर दिया था। बुद्धिभूषण ग्रंथ संभाजी द्वारा रचित है। तो दोस्तों ये क्षमा नहीं किया था, उन्होंने इससे मरवा दिया था औरंगज़ेब ने।
संभाजी को धर्मवीर की उपाधि मिली हुई थी। उनकी मृत्यु धार्मिक असहिष्णुता के कारण हुई थी। शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र थे और संभाजी ने कोंकण में शासन किया था। तो दोस्तों यहाँ पे 1 2 3 सही है, कोंकण में शासन नहीं किया था इन्होंने। संभाजी की मृत्यु के बाद मराठा शक्ति कमजोर हो गई थी। संभाजी ने अज्ञातवास में रहकर शासन चलाया था और औरंगजेब के युद्ध में पूरी चुनौती दी थी। संभाजी ने अफगान सेना को भी हराया था। तो ये देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 1 और 3 सही है और बाकी यहाँ पे गलत आपको देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संभाजी ने राजकीय कार्यों में संस्कृत का प्रयोग किया था। उन्होंने काव्य रचनाएं भी की थी। मृत्यु सन 1889 में हुई थी और पन्हाला दुर्ग में जन्मे थे वो। तो दोस्तों 1 2 और 3 सही है, पन्हाला में नहीं जन्मे थे। पेशवा बाजीराव प्रथम दिल्ली पर विजय पताका फहराई। नाना साहब पेशवा संबंध पानीपत युद्ध से था। पेशवा बालाजी विश्वनाथ शिवाजी के पुत्र थे और पेशवाओं का मुख्यालय पुणे था। तो दोस्तों इसका जो आंसर हमें देखने को मिलता है वो 1 2 4 है। 1 2 और 4 पेशवा बालाजी विश्वनाथ शिवाजी के पुत्र नहीं थे। बाजीराव प्रथम को घुड़सवारों का नेपोलियन कहा जाता है। रघुनाथ राव पेशवा को अंग्रेजों से सहायता मिली थी। पेशवाओं ने चौथ नीति को दक्षिण भारत में भी लागू किया था। बाजीराव द्वितीय की हार से मराठा संघ टूट गया था। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे इसका ऑप्शन डी है, जो सभी सही है वो ऑप्शन सही मिलता है। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी और इस युद्ध में सदाशिव राव भाव सेना नायक थे और उस युद्ध में अफगान राजा अहमद शाह अब्दाली विजयी रहा था। इस युद्ध में मराठा सैनिकों की संख्या 5 लाख थी। 1 2 3 सही है दोस्तों। 5 लाख नहीं थी, लगभग 1 लाख के बराबर थी। 24 नंबर देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम बाजीराव की मृत्यु के बाद अंग्रेजों का हस्तक्षेप बढ़ा था। पेशवा शासन में सेनाध्यक्ष को सचिव कहते थे। पेशवा शासन में वकील की पदवी अत्यंत महत्वपूर्ण थी। पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने मराठा मुगल संधि कराई थी। तो दोस्तों ये जो आप यहाँ पे 1 3 4 1 3 और 4 यानी कि ये क्वेश्चन गलत है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। बाजीराव प्रथम ने कभी कोई युद्ध नहीं हारा। नाना फडणवीस ने मराठा राजनीति में संतुलन बनाए रखा। पुणे दरबार की प्रतिष्ठा दिल्ली के बराबर थी। पेशवा रघुनाथ राव को अंग्रेजों ने पकड़ दिल्ली भेजा था। तो दोस्तों यहाँ पे हमें ए सही मिलता है। 1 2 3 अंग्रेजों ने दिल्ली नहीं भेजा था उन्हें। मराठा संघ 5 प्रमुख घरानों में बटा हुआ था। शिंदे घराना ग्वालियर पर शासन करता था और होलकर परिवार का मुख्यालय इंदौर था। भोसले नागपुर के थे। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन मिलेगा वो सभी सही है। मराठा का गठन पानीपत की लड़ाई के बाद हुआ था और इसके प्रत्येक सरदार स्वतंत्र रूप से कार्य करता था। संघ की कोई स्थायी सेना नहीं थी और संघ का कोई एक सर्वोच्च नेता नहीं था। तो दोस्तों यहाँ पे हम जो आंसर देखने को मिलता है वो ए है, ये नहीं है इसका। मराठा संघ के समय अंग्रेजों के साथ अलग घरानों ने संधियां की। होलकरों ने अंग्रेजों के खिलाफ बार बार विद्रोह किया। शिंदे परिवार ने कभी अंग्रेजों से संघर्ष नहीं किया। मराठा संघ में पारस्परिक ईर्ष्या प्रबल थी। दोस्तों इसका जो आंसर है आपको 1 2 और 4 ये गलत है। 29 महादजी शिंदे को दक्कन का राजा कहा जाता था। रघुनाथ राव की सहायता के लिए अंग्रेजों ने संघ में हस्तक्षेप किया। संघ ने कभी केंद्रीय सत्ता नहीं बनाई। नाना फडणवीस संघ के असली संचालक थे।
तो दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं सभी सही हैं। सिंधिया, होलकर, भोसले, गायकवाड़ मराठा संघ के चार स्तंभ थे। गायकवाड़ बड़ौदा से शासन करते थे। होलकर और सिंधिया के बीच कभी संघर्ष नहीं हुआ। सिंधिया का संबंध मराठा दरबार से बना रहा। तो दोस्तों 30 नंबर का जो आंसर है वो आपको ए मिलता है, 1, 2 और 4। प्रश्न संख्या 31 को देखिए दोस्तों। मराठा संघ में दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। फिर है कि महाजी सिंधिया ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को दिल्ली में पुनर्स्थापित किया था और संघ के कारण मराठों का प्रभाव बंगाल तक फैला। संघ का पतन पेशवा बाजीराव द्वितीय के समय हुआ। इसमें से कौन कथन सही है? तो दोस्तों सभी सही हैं यहाँ पे। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि मराठा संघ में एक केंद्रीय कोष की व्यवस्था थी। संघ की एक नीति को विभाजित शासन कहा जाता था और अंग्रेजों फूट डालो राजनीति का शिकार बना और संघ का विघटन 1818 में हो गया। तो दोस्तों इसका जो रहेगा वो ए है, ये नहीं होगा इसका। संघ में निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते थे। मराठा सरदारों में शक्ति संघर्ष आम था। पानीपत की लड़ाई के बाद संघ की आवश्यकता महसूस हुई और नाना फडणवीस ने संघ को दीर्घकाल तक संभाले रखा। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो है कि सभी सही है। अंग्रेजों ने तीसरा मराठा युद्ध 1817 और 18 में हुआ। इस युद्ध के बाद पेशवा पद समाप्त हो गया। अंग्रेजों ने मराठा सरदारों के क्षेत्रों को रियासतों में बदला। सिंधिया परिवार को दिल्ली छोड़नी पड़ी थी। दोस्तों इसका जो हमें ये है वो 1, 2, 3 सही है। सिंधिया परिवार को दिल्ली नहीं छोड़ना पड़ा। गायकवाड़ घराना मराठा संघ में सबसे शक्तिशाली था। होलकर घराना युद्ध कौशल में अग्रणी माना जाता था। सिंधिया घराना प्रशासन में कुशल था और भोसले नागपुर में सेना के लिए प्रसिद्ध थे। तो दोस्तों यहाँ हम देखते हैं कि इसका ए 2, 3, 4 सही है। ए 1 नंबर सही नहीं, यानी कि गायकवाड़ घराना शक्तिशाली ये नहीं है। मराठा शब्द की उत्पत्ति महाराष्ट्र से हुई है। मराठा समाज क्षत्रिय परंपरा का पालन करता था। मराठों का मूल निवास पश्चिमी घाट था। शिवाजी का वंश शाहजी से शुरू हुआ था। तो दोस्तों इसमें सभी सही आपको देखने को मिलता है। शिवाजी के दादा मालोजी भोसले अहमदनगर में मनसबदार थे और शाहजी ने बीजापुर में सेवा की थी। शिवाजी की माता जीजाबाई धार्मिक महिला थी। शिवाजी ने अफजल खां को खंडाला में मारा था। तो दोस्तों ये इसमें 1, 2, 3 सही है और 4 नंबर गलत है। मराठा के इतिहास की जानकारी बखर साहित्य से मिलती है। शिव भारत ग्रंथ परमार द्वारा लिखा गया था। राज व्यवहार कोश एक प्रशासनिक ग्रंथ था। शिवाजी ने कभी राजकाज में मुस्लिमों को नियुक्त नहीं किया था। तो दोस्तों यहाँ हम जानेंगे कि मुस्लिम भी वहाँ नियुक्त थे। शिवाजी ने बीजापुर की सत्ता को चुनौती दी थी। शिवाजी की पहली सैन्य कार्रवाई तोरना किले पर थी और रायगढ़ को राजधानी बनाया था और राजा बनारस से बुलाए गए पंडितों को ने किया था। तो दोस्तों यहाँ हम देखेंगे कि जो सभी सही हैं यहाँ पे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठा पुनः संगठित हुए और मराठा शक्ति ने दक्षिण भारत में मैसूर तक पहुंच बनाई। मराठों ने 18वीं सदी में दिल्ली पर कब्जा किया और मराठों का पतन पानीपत की लड़ाई के तुरंत बाद हो गया। तो दोस्तों यहाँ देखिएगा आप कि तत्काल बाद पतन नहीं हुआ था। अच्छा खासा 1, 2, 3 सही है। मराठा प्रशासन में गांव का मुखिया पटेल होता था और कुलकर्णी लेखाकार करता था। दरबार में धर्माचार का विशेष स्थान था। नायब सैन्य पद था। तो दोस्तों इसमें आपको सभी सही है। शिवाजी ने पुर्तगालियों के खिलाफ गोवा में सैन्य अभियान चलाया था। उन्होंने दक्षिण के कई मंदिरों की मरम्मत कराई थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद पेशवा शासन सशक्त हुआ था और पेशवाओं की नीति साम्राज्य विस्तार की रही थी। दोस्तों यहाँ भी सभी सही आपको देखने को मिलते हैं। और शिवाजी
एंड हिज टाइम्स जादूनाग सरकार की रचना है। शिवाजी ने अपने दरबार में सभी धर्मों का सम्मान किया है। शिवाजी के समय स्वराज शब्द लोकप्रिय हुआ और शिवाजी के रक्षात्मक युद्ध नीति, दोस्तों ये इसको 3 और 4 आप माने, युद्ध नीति प्रसिद्ध ये हुई थी। तो इसमें आपको सारे सही दिखते हैं। मुद्रा राक्षस शिवाजी के काल में मंचित ये है। बीजापुर में सिद्दी जौहर को हराया और तानाजी मालुसरे सिंहगढ़ युद्ध में मारे गए और शिवाजी की मृत्यु का उत्तराधिकार विवाद शुरू हुआ। 2, 3 और 4 सही है दोस्तों, 1 नहीं सही है। शिवाजी के समय महार और मांगी जातियों को सेना में स्थान मिला था। किल्लेदार को दुर्ग की सुरक्षा का दायित्व था और शिवाजी ने कर व्यवस्था को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का प्रयास किया था। शिवाजी ने धार्मिक ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करवाया था। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो ये 1, 2, 3 होगा, 4 नहीं होगा। शिवाजी एंड हिज, ये तो हम लोग देख चुके हैं। और तो दोस्तों ये हमारा लगभग 45 प्रश्न थे और ये जो हमने आज देखा, यहाँ से आपको प्रश्न ज़रूर मिलेंगे। दोस्तों एक चीज़ और है, आप देखना चाहें अगर, कि सेना जो है वो कैसी थी। सेना के बारे में कभी पूछा जा सकता है कि ये कौन कौन सी सेना होती थी। तो शिवाजी की जो सेना थी उसका मुख्य भाग घुड़सवार सेना और पैदल सेना, ये आपको देखने को मिलता है। घुड़सवार सेना जो थी उनको बरगीर नाम आपको याद रखना होगा, और दूसरा सिलेदार। बरगीर कौन होते थे दोस्तों, ये जानने की कोशिश कीजिए। ये शाही घुड़सवार थे और राज्य की ओर से शस्त्र मिलते थे इनको। ये शाही घुड़सवार थे। और सिलेदार जो थे दोस्तों, इन्हें घोड़े और शस्त्र स्वयं रखने रहते थे। इसे आज के आप गिग वर्कर्स के तौर पे जानेंगे, गिग वर्कर्स। और ये जो थे ये एक तरीके से सरकारी मुलाजिम थे। ये सरकारी थे, इन्हें सारी सुविधाएं, सुख सुविधाएं सरकार देती थी। बरगीर को बर्गर खाने के लिए और सिलेदार को हर एक चीज़ सिलसिल के जुड़ाना पड़ता था। आप भी आज देखेंगे कि जो गिग वर्कर, जोमेटो, स्विगी के जो डिलीवरी बॉय होते हैं वो गिग वर्कर्स ही हैं और उन्हें अपनी गाड़ी और अपनी सारी ये चीज़ खुद ही अरेंज करनी होती है। तो लगभग वैसा ही सिस्टम आपको यहाँ देखने को मिलता है। और एक और चीज़ कि इनको जो दिया जाता था ये वेतन, वो नगद दिया जाता था। नगद देने का एक और कारण था दोस्तों कि जो मतलब छापामार युद्ध में लूट से जो प्राप्त धन होता था उनको ये लोग बांटते थे, इस वजह से। और दोस्तों जो पैदल सेना है, ये तो हमने पैदल इसके बारे में बात करी। पैदल सेना के बारे में देखते हैं हम लोग कि एक सर ए नौबत है। दूसरा जो हमें देखने को मिलता है नायक। तीसरा मिलता है जुमलादार। फिर एक हजारी, और फिर नहीं, इतना ही है दोस्तों। तो सर ए नौबत का हम देखते हैं कि सर ए नौबत जो थे ये संपूर्ण जो है वो पैदल सेना है। ये मतलब टोटल पैदल सेना ये है। नायक कौन होते थे? 9 सैनिकों का अधिकारी होता था। 9
सैनिक का अधिकारी, मतलब 9 सैनिक इसके अंडर में होते थे। जुमलादार कौन होते थे दोस्तों? जुमलादार तो ये 2 या 3 हवलदारों का अधिकारी होता था। हवलदार का इसमें एक हजारी कौन होता था? 10 जो जुमलादार होते थे उसका अधिकारी होता था, 10 जुमलेदार का अधिकारी। तो ये था दोस्तों, ये लगभग सारा है। आप यहाँ से अगर करेंगे तो यहाँ से आपको एग्ज़ाम में आपके प्रश्न ज़रूर दिखेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।